Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स के साथ, जिसका टाइटल है फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। और अपने इस कोर्स के आज 16वें सत्र में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और हमारा ये सत्र जिसका टाइटल है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरण से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत। और अपने पिछले सत्रों में जो चर्चा हमने की थी, जिसमें हमने अभी तक अभिप्रेरण से जुड़े हुए कुछ मूलभूत सिद्धांत या अप्रोचेस को समझने का प्रयास किया। सर्वप्रथम अभिप्रेरण क्या है, किस तरह से अभिप्रेरण को समझ के या उसकी एक बेहतर समझ बनाने के बाद हम मानव व्यवहार क्यों होता है, उसके पीछे के कारक क्या हैं और वो कैसे एनर्जाइज होता है, इन चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया अपने पिछले सत्र में। और उसी क्रम में हमने इंस्टिंक्ट थियरी, ड्राइव थियरी और उसके साथ ही साथ हमने कुछ सोशल नीड्स, जो कि नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अचीवमेंट, इस सभी को हमने वहाँ पर अध्ययन किया, वहाँ पर इसको हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अभिप्रेरण से जुड़े हुए कुछ और प्रमुख सिद्धांत और बातें आज अपने इस सत्र में उसकी चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज अपने इस सत्र में हम अभिप्रेरण से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी एक बेहतर समझ बनाएं। और इस प्रकार से हम अपने आज के सत्र में जो पहली थियरी यानी पहला जो सिद्धांत है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है अराउजल सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्र में भी आपको बताया था, बहुत से ऐसे व्यवहार मनुष्य करते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर हमें ये आश्चर्य होता है उनके बारे में ये सोचने के बाद कि वो क्यों इस प्रकार के रिस्की काम करते हैं या फिर इस प्रकार के कोई एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, या जिसकी वजह से जो उनका ड्राइव रिडक्शन की हम जो बात कर रहे थे वो घटने के बजाय वो और बढ़ जाता है या उतने ही स्तर पे बना रहता है। तो इस प्रकार की जो बातें हमने पिछले सत्र में, जो प्रश्न हमने पूछे थे, वो उसका उत्तर हमें मिलता है अराउजल सिद्धांत से। और अराउजल सिद्धांत जिसका ये कहना है कि हमारे अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं, हमारी ब्रेन की और हमारे बॉडी की जो क्षमताएं हैं, वो कहीं ना कहीं जब हमारा अराउजल यानी कि जब हमारी जो उत्तेजना का स्तर है जब वो बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो हमारी क्षमताएं हैं वो भी बढ़ती हैं। और इसलिए जैसे हमारा अराउजल लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर व्यवहार को करने के लिए या किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को करने के लिए हमारे अंदर एक प्रकार की एक ऊर्जा आती है जो हमें इस अराउजल से प्राप्त होती है। परंतु इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो हमें समझना है यहाँ पर अराउजल से संबंधित, और वो है यक्स डॉटसन का एक सिद्धांत है जिसको इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, यानी कि एक उल्टा यू भी उसको हम कह सकते हैं। और उसको मैं यहाँ पर आपके लिए एक उसका फिगर ड्रॉ करूँगा ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। यक्स डॉटसन ने अपने इस फिगर में जो बात कही इस इन्वर्टेड यू के माध्यम से, वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कठिन टास्क जब होता है तो उस दौरान हम जो व्यवहार करते हैं, जो हमारा अराउजल लेवल होता है, वो किस प्रकार से हमारे इस कठिन कार्य को करने में
हमारे लिए सहायक भी हो सकता है, और अगर वो अराउजल ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो हमारे टास्क की परफॉर्मेंस के लिए वो अच्छा नहीं होता। और इस तरह से हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दो यू, उल्टी यू की आकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्वर्टेड यू की, इसमें एक डिफ़िकल्ट टास्क को दर्शाता है, जिसको हम डिफ़िकल्ट टास्क या कॉम्प्लेक्स टास्क की संज्ञा दे सकते हैं, और दूसरा एक सिंपल टास्क या इजी टास्क की इसको हम संज्ञा दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो रोचक बात है वो आपको ये देखनी है कि जब अराउजल का स्तर लो है तो हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस का भी स्तर लो है। अगर हम डिफ़िकल्ट टास्क की बात करें तो ये बिंदु जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर अराउजल भी लो है और परफॉर्मेंस भी लो है, लेकिन जैसे जैसे अराउजल बढ़ रहा है तो हम टास्क के प्रति जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। परंतु एक ऐसा समय आ रहा है जिसको हम यहाँ पर कहीं मार्क कर सकते हैं, इस अराउजल लेवल पे जो परफॉर्मेंस का स्तर है वो हाईएस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये दर्शाता है कि डिफ़िकल्ट टास्क में अराउजल का ये स्तर हमारे परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है, और उसी तरह से जब हम सिंपल टास्क की या इजी टास्क की बात करें तो वहाँ पर अराउजल का लो लेवल के नज़दीक होना हमारे परफॉर्मेंस के लिए वो सही नहीं है, और इसलिए हमारी परफॉर्मेंस वहाँ पर लो है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ भी आप देखेंगे अराउजल का स्तर बढ़ रहा है, तो यहाँ कहीं आने के बाद हम फिर से देखते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट है, यानी सबसे अच्छी है। और इसके बाद जैसे जैसे अराउजल लेवल बढ़ता जा रहा है लेकिन परफॉर्मेंस उस अनुपात में बढ़ नहीं रही है, बल्कि परफॉर्मेंस का वहाँ से फिर गिरावट शुरू हो जा रहा है। तो ये जो बिंदु हमने यहाँ पर केंद्रित किए हैं, डिफ़िकल्ट टास्क के लिए यदि हम इसको ए की संज्ञा दें और इजी टास्क के लिए यदि हम इसको बी की संज्ञा दें, तो यहाँ हम इस ए पॉइंट को और बी पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिमल लेवल, यानी कि ये वो स्तर है जहाँ से, ये अराउजल का वो स्तर है जहाँ हमको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है, और इससे कम अराउजल पे या इससे ज़्यादा अराउजल पे दोनों ही परिस्थितियों में परफॉर्मेंस में गिरावट देखी जाती है। अब यहाँ पर हम फिर से अपने इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से ये अराउजल का जो सिद्धांत है ये दर्शाता है कि हमारा अराउजल ना तो हाई लेवल का होना चाहिए ना ही लो लेवल का होना चाहिए, बल्कि वो बीच में कहीं स्थित एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि हम उसको मॉडरेट कह सकते हैं, परंतु उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्टिमल लेवल। और ऑप्टिमल लेवल का जो स्तर है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग टास्क में, अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए अराउजल का कोई एक निश्चित, एक ही मापदंड, एक ही उसका ऑप्टिमल लेवल किसी के लिए निर्धारित कर पाना कठिन होगा, परंतु इससे ये समझना फिर भी हमारे लिए एक समझ बनाना आसान होगा कि किस प्रकार से कुछ लोग परफॉर्मेंस जो उनकी होती है वो अराउजल से किस प्रकार से वो कहीं ना कहीं गवर्न होती है या उससे संचालित होती है। अब इसमें एक और बिंदु आता है, और वो ये है कि क्या सभी के लिए ऑप्टिमल लेवल कहीं ना कहीं मॉडरेट, यानी जो बीच का जो स्थान हमने देखा था कहीं ना कहीं वहीं पर वो मौजूद है या उससे कहीं वो अलग है। तो ये पाया गया है, बहुत सारे शोध में ये देखा गया कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए जो ऑप्टिमल लेवल अराउजल है वो कहीं ना कहीं हाई एंड की तरफ होता है। यानी कि यदि हम अपने उस ग्राफ को फिर से देखें तो यहाँ पर जो ऑप्टिमल लेवल हम ए और बी पॉइंट पे देख रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा और आगे की तरफ, यानी और टुवर्ड्स हाई लेवल ऑफ अराउजल हमें वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं या इस प्रकार के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम सेंसेशन सीकर्स की संज्ञा देते हैं। और सेंसेशन सीकर से हमारा तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि इस तरह के लोग अमूमन ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं जिससे उनका जो अराउजल लेवल है वो और बढ़ता है, और उसके बाद वो
उनके अंदर रिस्क टेकिंग की भी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है और लोगों की अपेक्षा, और इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके लिए जो अराउजल, जो हाई परफॉर्मेंस के लिए जो अराउजल का लेवल जो चाहिए होता है, जो ऑप्टिमल लेवल होता है, वो हायर एंड की तरफ देखा जाता है। इसके साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है कि सेंसेशन सीकिंग हमेशा रिस्क टेकिंग का ही एक प्रारूप या उसका दूसरा रूप नहीं होता। कई बार अलग अलग इंडिविजुअल्स में सेंसेशन सीकिंग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देखी गई है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपने घर से दूर जाकर के, और उनके अंदर अक्सर ये देखा गया है कि सेंसेशन सीकिंग की जो टेंडेंसी है वो उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के लोग चैलेंज लेना पसंद करते हैं और उनको अमूमन थोड़ा सा हायर एंड पे अराउजल उनके लिए लाभकारी होता है, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हायर एंड पे जब अराउजल थोड़ा रहता है तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। परंतु इससे हमें ये भी समझना है कि ज़रूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल के लिए हाई लेवल ऑफ अराउजल ही उपयुक्त हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि आप परीक्षा में बैठे हैं या परीक्षा आपकी कल एक परीक्षा है और आपको उसकी आज तैयारी करनी है, और ऐसी परिस्थिति में आपको कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, और एंग्जाइटी होती है और आपका अराउजल का लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं और बहुत उत्तेजना महसूस करते हैं, तो आपका जो अराउजल, बॉडीली अराउजल है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जैसा कि हमने अभी इस सिद्धांत के अनुसार देखा, जो हाई लेवल ऑफ अराउजल है वो हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति होगी जिसमें कोई विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा अराउज्ड है और इस वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस यानी जो उसकी तैयारी होगी वो अच्छी नहीं हो पाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में उस विद्यार्थी को ये चाहिए या उसके परिजनों को, उसके घर वालों को ये करना चाहिए कि वो उसका जो अराउजल लेवल है उसको किसी प्रकार से वो नीचे ला सकें। और कई बार विद्यार्थी खुद भी इसके लिए अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो कई बार अपने दोस्तों से बात करते हैं, या वो थोड़ी देर का रेस्ट ले लेते हैं, या वो कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जिससे उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, और ऐसे में जो उनका अराउजल लेवल है जो काफ़ी बढ़ा हुआ है वो पुनः एक मॉडरेट लेवल की तरफ या थोड़ा नीचे आ जाता है, जिससे वो फिर अपना आगे का कार्य सहजता से कर पाते हैं। और इसी का ठीक विपरीत उदाहरण हम देख सकते हैं, यदि किसी विद्यार्थी का कोई परीक्षा है और उसके अंदर बिल्कुल उसको लेकर के अराउजल यानी किसी भी प्रकार का कोई उत्तेजना उसके अंदर अगर नहीं है उससे संबंधित, तो इसकी बहुत संभावना है कि वो उससे संबंधित कोई भी कार्य या कोई भी मेहनत या कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। और ऐसी परिस्थिति में उस विद्यार्थी को हम ये देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जब वो परीक्षा देगा तो वहाँ पर उसको जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हाई लेवल ऑफ अराउजल है तो वो भी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है, और जब अराउजल का लेवल लो है तो वो भी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। और इसी तरीके से जो हमने बात की थी सेंसेशन सीकर्स की, उसमें एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंसेशन सीकिंग हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, और ये ज़रूरी नहीं कि ये केवल एडल्ट्स में ही पाया जाए। ये इवन जो शोध हुए हैं उसमें यहाँ तक देखा गया है कि इन्फेंट्स यानी कि जो शिशु होते हैं 6 महीने तक के बच्चों में भी ये चीज़ पाई गई है। और इसको करने के लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं रोचक एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें 6 महीने से लेकर के 24 महीने तक के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया। और इस स्टडी में हम ये देख सकते हैं कि 6, 12, 18 और 24, और साथ ही साथ एक और ग्रुप लिया गया जो 25, और ये सभी इनकी एज है मंथ में, यानी कि महीनों में ये इन बच्चों की आयु दर्शा रहा है। और इन सभी बच्चों को इस एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के सेट खिलौने के दिए गए, और इसमें ये देखा गया कि जो 2 सेट खिलौने के थे उसमें एक जो खिलौने थे वो काफ़ी हम कह सकते हैं साधारण तरीके के खिलौने थे, और उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नयापन या कोई बहुत रोचकता उसमें नहीं थी। परंतु जो दूसरा सेट था खिलौनों का, यानी इन बच्चों को टॉय के 2 सेट दिए गए, टॉय 1 का सेट और टॉय 2 का सेट, ये 2 तरह के सेट बच्चों को दिए गए।
और एक सेट काफ़ी हम कह सकते हैं साधारण तरीके का सेट था जिसमें सामान्य खिलौने थे, लेकिन जो दूसरा जो सेट था उसमें काफ़ी ऐसे खिलौने थे जो बहुत रोचक और हम कह सकते हैं कि काफ़ी अलग तरीके के खिलौने थे, जिसमें उसमें से एक खिलौने का जो हम कह सकते हैं उसका जो स्टाइल था वो ड्रैगन की तरह दिख रहा था, और उसमें एक खिलौने में से एक अलग तरह की लाइट निकल रही थी और साउंड निकल रही थी। तो इस प्रकार के जो खिलौने थे जो दूसरे सेट में वो थोड़े अलग नेचर के थे, यानी वो ज़्यादा अराउजिंग नेचर के थे। तो ये देखा गया कि इस प्रकार के बच्चों में भी दो प्रमुख टेंडेंसीज देखी गई। पहला तो ये कि वो किस प्रकार के टॉय सेट को ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी वो टॉय 1 की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं या टॉय 2 के सेट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी उनमें देखा गया कि जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे, उनमें से कौन कौन से बच्चे टॉयज़ की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े, यानी कि उनको दो स्तर पे यहाँ पर देखा गया। एक तो उनका खिलौनों के प्रति जो जाने का जो टाइमिंग था, जो रिएक्शन टाइम था वो, और दूसरा वो किस खिलौने की तरफ गए। तो इन दोनों के मेजरमेंट के बाद उन बच्चों को ये कैटेगराइज किया गया कि इनमें से कुछ बच्चे वो सेंसेशन सीकर, यानी वो सेंसेशन सीकिंग टेंडेंसी रखते हैं, और इस तरह के बच्चों को ये देखा गया कि आगे चल के हो सकता है ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में इस तरह की टेंडेंसी वो शो कर सकते हैं। और इससे संबंधित एक और हम कह सकते हैं कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर से, जो अराउजल थ्योरी से हम कह सकते हैं संबंधित है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर में एक और शोध जो एडोलसेंट्स पे किया गया, उसमें ये देखा गया कि जो एडोलसेंट्स हैं उनके अंदर अपने पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से वो रिस्की बिहेवियर में एंगेजमेंट, यानी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जिसमें खतरा अमूमन ज़्यादा होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है अपने पीयर प्रेशर में। और इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करके एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि जब उनको ऐसे ग्रुप में रखा गया, यानी उनके सामने 3 कंडीशंस रखी गई, उन बच्चों को कहा गया आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, एक कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी और एक कंडीशन सी। कंडीशन ए यहाँ पर दर्शाता है कि जब वो अपने समान आयु के बच्चों के साथ, यानी कि अपने, अगर वो हम उनको एडोलसेंट कह रहे हैं तो उन्हीं की आयु के, यानी 14 से 16-17 वर्ष के बीच के बच्चे, उनका ग्रुप है 4 बच्चों का जिसमें वो भी उसका हिस्सा हैं, और वहाँ पर वो कहीं अगर जाते हैं तो वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद जो बी कंडीशन थी, बी कंडीशन में उनको ये कहा गया कि आपके साथ 3 तो आपके हम उम्र बच्चे होंगे, लेकिन एक आपके साथ वयस्क, यानी कि 25 से 30 साल के बीच के एक व्यक्ति होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है, इसमें वो व्यक्ति खुद, यानी सेल्फ, वो इसमें अलोन उसको इमेजिनेशन करना था अपने आप को कि आप जब अकेले होंगे तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पाया गया कि ये जो 2 कंडीशंस हैं, इनमें जो एडोलसेंट्स ने रिपोर्ट किया, यानी किशोरों ने जो रिपोर्ट किया कि हम कंडीशन बी और कंडीशन सी में जो उनका एंगेजमेंट है रिस्की बिहेवियर में वो काफ़ी नीचे था, जबकि जो उनका एंगेजमेंट रिस्की बिहेवियर में कंडीशन ए में वो इन दोनों कंडीशन से ज़्यादा था। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर में आके वो इस कंडीशन में वो रिस्की बिहेवियर की तरफ बढ़ जाते हैं या उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के कुछ शोध हैं जिनसे हम अराउजल थ्योरी को समझ के द्वारा हम इन व्यवहारों को समझने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद जो हम अगली जो अप्रोच की बात करेंगे उसमें हम इंसेंटिव अप्रोच की बात करेंगे। और इंसेंटिव यहाँ पर एक ऐसी वस्तु या कोई ऐसा पदार्थ है जो हमें आकर्षक लगता है या हमारे लिए वो कहीं ना कहीं लाभप्रद है या हमको वो पसंद है। तो इस प्रकार का जब कोई हमें इंसेंटिव मिलता है तो उससे भी हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित होकर के हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और इसीलिए इस प्रकार की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं या इस प्रकार का जो सिद्धांत है इसको हम पुल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और पुल थ्योरी का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति के अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है,
बल्कि उसका जो मोटिवेशन का स्रोत है वो बाहर यानी उस स्टिमुलस की वजह से, उस वस्तु की वजह से आ रहा है जो उसको हितकर या लाभकारी प्रतीत हो रही है। हो सकता है वो किसी प्रकार की, यदि हम एक छोटे बच्चे के लिए बात करें तो वो उसके लिए एक चॉकलेट हो सकती है, एक आइसक्रीम हो सकती है, या अगर किसी बड़े व्यक्ति के लिए बात करें तो वो उसके लिए कुछ पैसे हो सकते हैं या कोई पद या प्रतिष्ठा हो सकती है। तो इस प्रकार के जो इंसेंटिव्स होते हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक एक्सपेक्टेंसी थियरी जो इससे जुड़ी हुई है, जो इसी इंसेंटिव बेस्ड जो अप्रोच है उसी का एक सिद्धांत है एक्सपेक्टेंसी थियरी। और एक्सपेक्टेंसी थियरी में ये ज़्यादातर संगठनात्मक यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में इसको यूज़ किया जाता है या इसको अप्लाई किया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना जो व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी एक्सपेक्टेंसी है, यानी जब वो बेहतर कार्य करते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि ये बेहतर कार्य करने से उनको रिवॉर्ड की प्राप्ति होगी और वो रिवॉर्ड उनके लिए लाभप्रद होगा, यानी उस रिवॉर्ड का बैलेंस उनके लिए ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार का जब उनके साथ जब हम देखते हैं कि उनके वर्क से इस प्रकार की चीज़ें एसोसिएट होती हैं तो उनका वर्क के प्रति यानी अपने कार्य के प्रति जो परफॉर्मेंस है, जो उनका एफर्ट है, वो बढ़ा होता है। तो इस तरह से हम इंसेंटिव थ्योरी की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गोल सेटिंग सिद्धांत की। और गोल सेटिंग जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव यानी संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में ये मोटिवेशन को समझने का प्रयास करते हैं इसमें हम। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम किस प्रकार से अपने लक्ष्य जो हम निर्धारित करते हैं, और आप इसको उदाहरण के तौर पे अपने खुद के जीवन में भी आप इसको देख सकते हैं कि हम कई बार अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य या कुछ ऐसे लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं जो हम जिनको अचीव करना चाहते हैं। और जब हम इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा उनके प्रति जो मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा होता है या बढ़ा हुआ होता है। और इस तरह के जो सिद्धांत जिसकी हम कह सकते हैं जो प्रपोज किया गया था, ये मूलतः एक स्टडी से निकली हुई एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी जिसने बाद में एक सिद्धांत का रूप लिया। और उस स्टडी में ये देखा गया था कि जब लोगों को ये कहा गया, उसमें उस स्टडी में जिन लोगों ने भाग लिया उनको ये कहा गया कि आप अपना बेस्ट कीजिए और जितना बेहतर हो सके उतना आप बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। तो इस प्रकार की जब उनको इंस्ट्रक्शन दी गई तो उसमें जो उनका परफॉर्मेंस था और एक दूसरी कंडीशन जिसमें उनको निश्चित रूप से ये बताया गया कि आपको ये कार्य पूरा करना है इतने समय में, तो उस कंडीशन के मुकाबले जो उनका केवल जब उनको ये कहा गया कि आपको जो जितना आपसे हो सके या जितना बेहतर आप कर सकें केवल उतना बेहतर आप कीजिए, तो ये पाया गया कि जब उनको एक निश्चित लक्ष्य दिया गया, जब उनको एक सेट गोल दिया गया, तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो इससे ये निर्धारित हुआ कि जब हमारे सामने कोई एक ऐसा लक्ष्य रख दिया जाता है जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, यानी कि वो एकदम निश्चित हो और हमको उसके बारे में बिल्कुल सटीक आइडिया हो कि वो गोल क्या है, तो उसकी प्राप्ति के लिए हम ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और इसीलिए जो फैक्टर्स हमारे गोल सेटिंग बिहेवियर को यानी गोल सेटिंग के प्रति और गोल के अचीवमेंट के प्रति जो फैक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, उसमें जो 4 प्रमुख जो फैक्टर्स हैं, उसमें पहला फैक्टर है कि लक्ष्य जो होता है वो पूर्ण रूप से विशिष्ट रूप से उसको एक्सप्लेन किया जाता है या उसको निर्धारित कर दिया जाता है और लक्ष्य हमारे लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। और इसी के साथ साथ जो लक्ष्य है वो हमारे लिए चैलेंजिंग भी होना चाहिए, यानी कि वो लक्ष्य ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए बोरिंग हो या उसमें हमारा इंटरेस्ट ना आए, और साथ ही साथ वो लक्ष्य हमारे लिए प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए, यानी हम उसको अगर मेहनत करें या हम ज़्यादा एफर्ट करें तो हम उसको हासिल कर सकें, उसे प्राप्त कर सकें। अगर वो गोल, वो लक्ष्य हमारे पहुंच से बाहर होगा तो इस तरह के गोल या इस तरह के लक्ष्य को भी वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए और अंत में हमारा इस पूरे जो हमारे प्रयास हैं उसका फीडबैक, यानी हम अपने लक्ष्य की प्रति जो हम कार्य कर रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं वो कितना हमारे उस दिशा में हमें आगे बढ़ा रहा है, कितना हम उसके प्रति उससे नज़दीक पहुंच रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। जब इसके बारे में हमें फीडबैक मिलता है तो ये हमारी परफॉर्मेंस को
और एनहांस करता है। तो इन फैक्टर्स के अलावा एक और जो ज़रूरी चीज़ है जो इसमें जुड़ी हुई है वो है कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है, यानी जो हमारा अपना खुद का जो कमिटमेंट है उस गोल के प्रति, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 फैक्टर्स को, जो 4 महत्वपूर्ण गोल से संबंधित फैक्टर्स हैं, उनको हम जब हमारे पास वो मौजूद होते हैं तो गोल सेटिंग जो बिहेवियर है हमारा, या गोल को अचीव करने के प्रति जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा हाइटेंड यानी कि बढ़ा हुआ होता है और हम ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसके बाद जो अगली सिद्धांत जिसकी हम चर्चा करेंगे वो मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है और इसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, या हायरार्की मॉडल यानी नीड का हायरार्की मॉडल भी इसको कहा जाता है। और मैस्लो द्वारा प्रतिपादित ये नीड हायरार्की मॉडल एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है मोटिवेशन के क्षेत्र में, और इसमें जो गौर करने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, ये मैस्लो द्वारा ये काफ़ी समय पहले, लगभग 70-75 वर्ष पूर्व ये मॉडल उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। और इस मॉडल में हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो दोनों प्रकार की नीड्स हैं जिसकी अभी तक हमने चर्चा की, जैसे बायोलॉजिकल नीड्स और साथ ही साथ हमारी सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, उन सभी को इन्होंने अपने इस सिद्धांत में इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि इस सिद्धांत की मदद से उन्होंने इन दोनों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। और उसके साथ ही साथ हम इनके जो मॉडल इन्होंने जो प्रस्तुत किया है, जो प्रपोज किया है, हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे और उसको हम एक डायग्राम की मदद से यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। मैस्लो ने अपनी थियरी में एक पिरामिड स्ट्रक्चर की कल्पना की है और इस तरह से उसको बताया है। ये यहाँ पर हमें जो ट्रायंगल दिख रहा है इसे हम पिरामिड की तरह समझ सकते हैं, और इस पिरामिड के बेस पे मैस्लो ने इसको बायोलॉजिकल नीड की यहाँ पर संज्ञा दी कि हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो यहाँ पर केंद्रित हैं। और इसके बाद उन्होंने सेफ्टी नीड्स की बात की। उसके बाद मैस्लो कहते हैं कि जो उसके ऊपर का जो क्रम है उसमें नीड फॉर बिलोंगिंगनेस आता है, और उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स आती हैं, और उसके ऊपर इसके टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स आती हैं। अब इनको हम क्रमवार समझने का प्रयास करेंगे। जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, मैस्लो के अनुसार जितनी भी हमारी सर्वाइवल से रिलेटेड जो नीड्स हैं, जो उन्होंने जिसको बायोलॉजिकल नीड्स की संज्ञा दी, जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्स, इस प्रकार की जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनको हमें पूरा करना हमारे लिए अनिवार्य है, और जब तक हम इनको पूरा नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर की नीड्स की तरफ आगे नहीं बढ़ते। तो मैस्लो के अनुसार सर्वप्रथम हम अपनी बायोलॉजिकल नीड्स का केयर करते हैं, सबसे पहले हम उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ही कहीं हम आगे हायरार्की में आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरी तरह की नीड्स उन्होंने बताई उसको उन्होंने सेफ्टी नीड्स की संज्ञा दी, और ये हमारे बहुत हद तक सुरक्षा से संबंधित, यानी हम किस प्रकार से अपने लिए शेल्टर और अपने आप को इस तरीके से सेफ रखना चाहते हैं कि दूसरे हमें नुकसान न कर पाएँ, और हम किस प्रकार से अपने लिए घर बनाते हैं या शेल्टर बनाते हैं और किस प्रकार से हम खुद को सुरक्षित रखते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी नीड्स हैं उनको मैस्लो ने सेफ्टी नीड की संज्ञा दी, और इन दोनों जो सेफ्टी नीड्स और बायोलॉजिकल नीड्स हैं इनको उन्होंने डिप्राइवेशन नीड की संज्ञा दी, यानी
इनका हमें अभाव होता है और इस प्रकार की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना हमारे लिए ज़रूरी है और बिना इनको पूरा किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैस्लो के इस मॉडल के अनुसार सबसे पहले हम बायोलॉजिकल नीड को पूरा करेंगे, उसके बाद सेफ्टी नीड्स की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और जब हम ये दोनों नीड्स पूरी कर लेंगे तो हम इस मॉडल के अनुसार हम आगे ध्यान देंगे, हम अपना ध्यान आगे ले जाएंगे और वहाँ पर हम नीड फॉर बिलोंगिंगनेस यानी कि जो हमारी सोशल नीड्स हैं जिसमें हम दूसरों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हम दूसरों से प्यार लेना चाहते हैं, उनको प्यार देना चाहते हैं, इस प्रकार के जो हमारे सोशल इंटरेक्शन हैं जिसमें कि हम दूसरों के प्रति अपना जो अफेक्शन है वो शो करते हैं और हम दूसरों से एफिलिएशन यानी कि एक जुड़ाव बनाना चाहते हैं, उनसे हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी नीड है जिसमें हम खुद को दूसरों के साथ जोड़ते हैं, तो इसको मैस्लो ने नीड फॉर बिलोंगिंगनेस की संज्ञा दी और ये और इसके बाद की नीड्स को मैस्लो ने ग्रोथ नीड्स की संज्ञा दी, यानी ये हमारे लिए हमारे विकास की यात्रा में ये आगे की नीड्स हैं। और इसके बाद जो चौथे लेवल की नीड है जो मैस्लो के इस मॉडल के अनुसार सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन से संबंधित, हमारी पावर से संबंधित और जो हम दूसरों के सामने अपना एक स्टेटस बनाना चाहते हैं, अपना एक पद और प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, उसके संबंधित, यानी जिससे हमको दूसरों की नज़र में रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले, रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले और उसके साथ ही साथ हमारा एक रुतबा, एक प्रतिष्ठा हो। तो इस प्रकार की जो हमारी नीड्स हैं वो मैस्लो के इस हायरार्की में उसे सेल्फ एस्टीम नीड्स की तरह देखा गया है। और इसके बाद जब हमारी ये नीड्स भी पूरी होती हैं तो मैस्लो के इस मॉडल के अनुसार जो अगले लेवल की नीड्स हैं वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। और इसका यहाँ तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति जब अपनी बाकी सभी नीड्स को पूरा कर लेता है तो उसकी जो अगली जो अंतिम जो नीड है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैस्लो ने इस प्रकार बताया कि व्यक्ति की जो संपूर्ण क्षमता है यानी कि जो उसका फुल पोटेंशियल है, जब वो उसको अचीव करने की तरफ बढ़ता है, यानी जब व्यक्ति स्वयं में अपने आप में अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करता है, खुद को साधने का प्रयास करता है, तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड उसकी होती है। और इस प्रकार के जो इंडिविजुअल्स होते हैं मैस्लो के अनुसार ऐसे बड़े कम इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करते हैं या उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम यहाँ पर उदाहरण के लिए समझना चाहें तो मैस्लो ने जिस तरह के लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइज्ड माना, वो जैसे मदर टेरेसा हुई या महात्मा गांधी हुए, इस प्रकार के जो लोग हुए, जो बड़े लोग हुए जिन्होंने अपने खुद के पोटेंशियल को पहचाना और उसको ऊंचाई तक लेके गए, यानी वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हुए। इस प्रकार के लोगों को मैस्लो के अनुसार ये लोगों को हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू हम ये देखते हैं कि बहुत हद तक ये मॉडल कहीं ना कहीं हमारी जो नीड्स है उसकी एक हायरार्की, यानी किस क्रम में हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हम कौन सा प्रेफरेंस अपनाते हैं, उसको समझाने में ये मॉडल बहुत हद तक सक्षम होता है। और साथ ही साथ ये मॉडल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, यानी जो लीडरशिप और मैनेजमेंट के जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मॉडल आज भी बहुत प्रभावी मॉडलों में से एक है जिस पर अभी भी चर्चा होती है और अभी भी इस पे बेस होकर के बातचीत होती है, मोटिवेशन को समझने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस मॉडल की भी अपनी कुछ कमियां हैं और उनको चर्चा करने से पहले यहाँ पर हम पीक एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, जिसका जो मैस्लो ने बताया था कि पीक एक्सपीरियंसेस हम उनको कहेंगे जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सेल्फ एक्चुअलाइज्ड स्थिति में पहुंचता है और फिर वो वापस पुनः, यानी कि थोड़े थोड़े समय के लिए व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड स्टेट में जा सकता है और फिर से वो वापस अपने नीचे की स्थिति में आ सकता है। तो इस प्रकार की जो अनुभव होंगे जब व्यक्ति कुछ समय के लिए पीक को एक्सपीरियंस करेगा, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टच करेगा या उसको अचीव करेगा, तो इस प्रकार के अनुभव को
मैस्लो ने पीक एक्सपीरियंस की संज्ञा दी। और इसके साथ ही साथ बाद में अपने इस मॉडल में मैस्लो ने कुछ और उन्होंने लेवल्स जोड़े और उसको रिवाइज किया, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। और जो हमने अभी देखा कि मैस्लो ने अपने इस हायरार्की मॉडल में अभी सिर्फ पहले शुरुआती दौर में सिर्फ 5 प्रमुख नीड्स को यहाँ पर उन्होंने दर्शाया, जिसके बाद उन्होंने अपने इस मॉडल में कुछ और नीड्स को जोड़ा, जिसमें जो पूर्व के क्रम हैं वो उसी तरह से हैं। जिसमें पहला फिर से बायोलॉजिकल नीड्स ही है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद बिलोंगिंगनेस की नीड, उसके बाद सेल्फ एस्टीम, उसके बाद यहाँ से मैस्लो ने कुछ और नीड्स को जोड़ा और यहाँ पर उन्होंने उसको संज्ञा दी कॉग्निटिव नीड्स की। और इसके बाद उन्होंने एक दूसरी नीड को जोड़ा जिसको उन्होंने एस्थेटिक नीड्स की संज्ञा दी। और इसके बाद उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फिर से स्थान दिया। और सबसे टॉप पर उन्होंने इस बार ट्रांसेंडेंस को रखा, जो कि किसी व्यक्ति के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी एक स्तर आगे जाने के बाद जब वो अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को खोजता है और वो खुद से आगे बढ़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब जाता है, तो ऐसी अवस्था को उन्होंने ट्रांसेंडेंस की जो अवस्था है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ऊपर अपने रिवाइज्ड मॉडल में रखा। और यहाँ जो 2 प्रकार की नीड्स उन्होंने ऐड की, इसमें जो कॉग्निटिव नीड्स हैं वो दर्शाती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से उसके अंदर उत्सुकता होती है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जानने की, उसको एक उत्सुकता होती है, अपना ज्ञान बढ़ाने की उसके अंदर एक उत्सुकता होती है। तो वो जो नीड है उसको यहाँ पर मैस्लो ने कॉग्निटिव नीड्स से रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो एस्थेटिक नीड है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर कला से संबंधित और नेचर को पहचानने, नेचर को सराहने की जो उसकी एबिलिटी है, जो चीज़ों में खूबसूरती देखने की, जो उनको सराहने की जो काबिलियत है, जो हमारी नीड है, उससे संबंधित एस्थेटिक नीड्स की उन्होंने बात की। तो इस प्रकार से मैस्लो ने अपने इस मॉडल में कुछ बदलाव किए, रिवीजन किए समय के साथ। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ आलोचनात्मक यानी कि जो क्रिटिसिज्म हुए मैस्लो के इस सिद्धांत के, उसमें प्रमुखता से 3 बहुत महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं जो इस मॉडल की, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित इस मॉडल की जो प्रमुख आलोचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। जिसमें प्रथम है कि जो कॉन्सेप्ट मैस्लो ने दिया है वो बहुत हद तक एम्पेरिकल यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं निर्धारित है, बल्कि वो उनके खुद के व्यक्तिगत अनुभवों और ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने ये मॉडल प्रतिपादित किया है। जबकि जब वो इस प्रकार का हम कोई भी मॉडल देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उसकी टेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में कर पाएंगे, या जो डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है या जो भी उन्होंने क्लेम किया है उसके लिए उन्होंने जो बेसिस, जो आधार दिया हो, अगर वो एम्पेरिकल होता है तो उसकी मान्यता या उसका जो साइंटिफिक स्टेटस है वो रहता है उसमें और उसकी मान्यता ज़्यादा होती है। लेकिन मैस्लो के इस मॉडल की जो पहली आलोचना है वो यही है कि उन्होंने इसमें किसी प्रकार की कोई एम्पेरिकल स्टडी या कोई साइंटिफिक डेटा प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इस थ्योरी को प्रपोज किया है। इसके बाद जो उनकी दूसरी प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स को दर्शाया है, खास करके जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और ट्रांसेंडेंस जो बाद में उन्होंने जोड़ा, इस तरह के जो उन्होंने अपने मॉडल में जो लेवल्स दर्शाए हैं उनको हम हाइपोथेटिकल मॉडल की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इस तरह के मॉडल्स को या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी साइंटिफिक टेस्टिंग करना
पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं या हम कह लें कि इस तरह के ये टॉपिक हैं जिनको हम किसी लैब सेटिंग में या किसी प्रकार से इनको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते और इसी के साथ साथ इसका किसी भी प्रकार से हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे उसमें हम कह सकते हैं टॉपिक्स इन्होंने अपने मॉडल में रखे जो बहुत हद तक हाइपोथेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जिसकी वजह से उनकी साइंटिफिक टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाई। उसके बाद जो तीसरी प्रमुख आलोचना इनके मॉडल की होती है, जिसमें ये देखा गया कि मैस्लो ने जो हायरार्की बताई है वो कहीं ना कहीं वो उस हायरार्की में बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वो नीड्स जो हैं वो उसी हायरार्की को फॉलो करें, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर वो अपनी बेसिक नीड्स यानी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसको मैस्लो ने डिप्राइवेशन नीड की संज्ञा दी, तो वो डिप्राइवेशन नीड की तरफ सारा ध्यान न देते हुए वो कभी कभी अपने ऊपर की नीड्स यानी कि सेल्फ एस्टीम या उससे ऊपर की कॉग्निटिव नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, और ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने अपनी बायोलॉजिकल नीड्स से ज़्यादा इन नीड्स को महत्व दिया और उनकी प्रति उनका ज़्यादा जो कह सकते हैं मोटिवेशन था, इनको बिना पूरा किए भी उनका सारा ध्यान ऊपर की नीड्स की तरफ था। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं या जो इस प्रकार के जो लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके व्यवहार को ये मॉडल एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं होता और जो इसके द्वारा जो प्रपोज्ड, इस मॉडल के द्वारा जो प्रपोज्ड हायरार्की का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं वो उस सटीकता से फिट नहीं बैठता जितना इसमें क्लेम किया गया है। इसके साथ एक और ड्रॉबैक जो कंक्लूजन जो इस मॉडल का है, उसमें एक और जो इसका क्रिटिसिज्म होता है, उसमें कल्चर का जो यहाँ पर मैस्लो ने जिसको नज़रअंदाज कर दिया, कल्चर का जो इफ़ेक्ट होता है, यानी कि अलग अलग कल्चर्स में लोगों के अंदर नीड्स जो हैं उनकी जो हायरार्की है वो कहीं ना कहीं अलग पाई जाती है या अलग होती है। क्योंकि मैस्लो ने अपना सारा काम या अपनी सारी ऑब्जर्वेशन अमेरिकन पॉपुलेशन पे केंद्रित की थी, तो इस कारण से उन्होंने वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन जो बाकी जगह के जो दूसरे कल्चर्स हैं उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इग्नोर करते हुए या उस पर उतना ध्यान न देते हुए इसको यूनिवर्सल थ्योरी मानते हुए प्रपोज कर दिया। जबकि वास्तविकता ये है कि जो अमेरिकन कल्चर है उसके अंदर जो लोगों की नीड्स हैं, जो उसका जो उसमें जो लोगों का सोचने का तरीका है, जो उनके लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो दूसरे कल्चर में कई बार उसी क्रम में नहीं रहती या उनके लिए वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। तो इस प्रकार की, जैसे उदाहरण के लिए जैपनीज़ कल्चर में ये देखा गया है कि वहाँ पर जो नीड फॉर बिलोंगिंगनेस है वो इस मॉडल में उसको सबसे टॉप पे यानी हायरार्की पे नीड फॉर बिलोंगिंगनेस को रखा जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ आलोचनाएं जो कल्चर से रिलेटेड जो इस मॉडल में कमियां थी, जिसमें सभी कल्चर्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है, तो इस प्रकार की कुछ आलोचनाएं इस मॉडल से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी ये जो मॉडल मैस्लो ने प्रपोज किया है ये अपने आप में एक बहुत ही हम कह सकते हैं रोचक और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेटिव मॉडल है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल भी है। और इसके एक्सेप्टेंस का दायरा हम इससे समझ सकते हैं कि आज भी अभी रिसेंट समय में भी इस पर कहीं ना कहीं चर्चा और शोध होता रहता है। तो ये एक इस प्रकार से एक बहुत प्रभावशाली मॉडल है जो मैस्लो ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो दो प्रकार के अभिप्रेरण हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरे को हम संज्ञा देते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। तो ये जो दो प्रकार के मोटिवेशन सिस्टम हैं हमारे अंदर, ये क्या हैं और इनके बीच में क्या अंतर है। तो सर्वप्रथम हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको कहते हैं जब किसी कार्य को करने के प्रति हमारी अपनी रुचि होती है और उस कार्य को करने मात्र से हमें खुशी प्रदान होती है, मतलब हमें उसको करने से ही अच्छा महसूस होता है और वो कार्य स्वयं में हमारे लिए खुद में रिवॉर्डिंग है उसका किया जाना। और इसके उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी हॉबीज़ होती हैं, जैसे गार्डनिंग करना या म्यूज़िक सुनना या फिर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना या
किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना और ऐसी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं खुद में इंटरेस्टिंग होती हैं और हमारे लिए सेल्फ मोटिवेटिंग होती हैं और वो हमारे बिहेवियर को सेल्फ एनर्जाइज करती हैं और उनके करे जाने के लिए कोई हमें बाहर से फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि हमारे अंदर से स्वतः ये इच्छा आती है कि हम उस काम को करें और उस काम को करने के बाद हमें एक सुखद अनुभूति होती है, हमें अच्छा महसूस होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हमें किसी कार्य को करने के लिए उसके लिए बाहर से किसी प्रकार का कोई पुरस्कार, कोई रिवॉर्ड या कोई रिकॉग्निशन या इस प्रकार का कोई उससे जुड़ा हुआ हमको उपलब्ध कराया जाता है, तो वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के तौर पर देखा जाता है। और ये हमारे किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हमें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो हमारे उस कार्य को करने के प्रति जो हमारी इच्छा है उसको बढ़ा भी सकता है। परंतु यदि हम इसमें एक चीज़ का ध्यान दें कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब प्रदान किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार का जब कोई रिवॉर्ड हमें दिया जाता है जो एक्सट्रिंसिक नेचर का होता है और वो ऐसे कार्य के लिए दिया जाता है जिस कार्य के लिए हम पहले से मोटिवेटेड हों, यानी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हों और उस कार्य को हम स्वतः अपनी इच्छा से करते हैं और उस कार्य को करने से हमें एक अच्छी अनुभूति होती है, वो कार्य अपने आप में हमारे लिए प्लेजरेबल यानी कि हमें एक सुखद अनुभूति देता है। तो इस तरह के कार्यों को करने के लिए जब हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया जाता है या जब उससे एक्सटर्नल रिवॉर्ड को जोड़ दिया जाता है तो हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में एक प्रकार की गिरावट देखी गई है। यानी कि जो कि हम ये मान रहे थे इसके पहले, यदि हम सामान्य बातचीत से यदि इसको समझने का प्रयास करते तो ये हो सकता है हमें ये लगता कि अगर हमारे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो किसी कार्य को करने के लिए और उसके साथ साथ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को भी जोड़ दिया जाए तो क्या ऐसी स्थिति में जो हमारा मोटिवेशन का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी हम सुपर मोटिवेटेड हो जाएंगे और हम उस कार्य को और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पूर्ण करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस कार्य को करने के लिए हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ऐसे कार्य के लिए जब हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रदान किया जाता है, यानी किसी प्रकार का एक्सटर्नल रिवॉर्ड हमें जब दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में गिरावट आती है और इस कारण से हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हो सकता है कुछ समय के लिए बढ़ जाए एक्सटर्नल रिवॉर्ड की मौजूदगी में, परंतु उस कार्य से जुड़ा हुआ जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन था, जो हम उस कार्य को बिना रिवॉर्ड की मौजूदगी के भी करना चाहते थे या करते थे, वो हो सकता है कि फिर हम आगे उसको उस प्रकार से न करें। तो उस कार्य के प्रति जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो घट जाता है। और इसी प्रकार का जो ये प्रक्रिया है इसको यहाँ पर पुरस्कार का हिडन कॉस्ट यानी उसका दुष्प्रभाव के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें जब हमें इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर के लिए जब हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया जाता है तो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन घट जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति को हम हिडन कॉस्ट कहते हैं पुरस्कार का। इसके बाद एक शोध किया गया जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से लोगों में, इंडिविजुअल्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर उनके अंदर होता है किसी एक्टिविटी को लेकर के और उसके साथ अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड को जोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से वो उनके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रभावित करता है। तो हम इस स्टडी की, इस शोध की यहाँ चर्चा करेंगे ताकि हमें एक बेहतर आइडिया मिल सके। जो बातचीत हमने अभी तक की कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, उसकी हमें एक और बेहतर एक्सपेरिमेंटल स्टडी के माध्यम से हमें एक समझ मिल पाएगी और इसमें हम हिडन कॉस्ट के जो फिनोमिनन है उसको भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया ए और एक ग्रुप बनाया गया बी और एक ग्रुप बनाया गया सी, और ये तीनों ही ग्रुप में छोटे बच्चों को यानी 8 से 10 साल की उम्र के बच्चों को रखा गया और इन बच्चों को जो टास्क दिया गया वो टास्क था ड्राइंग का, यानी उनको ड्राइंग करनी थी अपनी इच्छा के अनुसार और उनको उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया गया और उन सभी बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में उन बच्चों को ड्राइंग का टेस्ट देने के बाद
किसी भी प्रकार का कोई भी पुरस्कार उनको नहीं दिया गया, यानी कि इस कंडीशन को कहा गया नो रिवॉर्ड। उसके बाद जो कंडीशन बी थी उसमें बच्चों को जो पहले से बताया गया कि आपको इसमें अवार्ड दिया जाएगा, इसमें बच्चों को रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड था, यानी इस कंडीशन में बच्चों को रिवॉर्ड की प्रत्याशा थी। और जो तीसरी कंडीशन थी जिसमें बच्चों को ये नहीं बताया गया कि उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, परंतु इस कार्य को खत्म होने के बाद उनको अचानक से, यानी कि बिना बताए, पूर्व में बिना बताए उनको सरप्राइज रिवॉर्ड दिया गया, जिसका कि उनको पहले से कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, यानी अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड भी हम उसको कह सकते हैं। तो इन तीन परिस्थितियों में, एक परिस्थिति में बच्चों को किसी प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, दूसरी परिस्थिति में बच्चों को पुरस्कार के बारे में पहले से बताया गया कि आपको ये ड्राइंग टेस्ट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये सुंदर सा सर्टिफिकेट जिस पर रिबन भी लगा हुआ था, एक उनको पुरस्कार के तौर पर पहले से ही बताया गया कि जब आप ये कार्य पूर्ण कर देंगे तो आपको ये रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। और इसकी वजह से बच्चों के अंदर उस रिवॉर्ड के प्रति एक प्रत्याशा, एक एक्सपेक्टेंसी जनरेट हो गई। और इसके बाद तीसरी जो परिस्थिति थी, इसमें बच्चों को ये बताया नहीं गया कि आपको ये टास्क पूरा करने के बाद, ये ड्राइंग टेस्ट पूरा करने के बाद किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि उनको ये टेस्ट करने के बाद अचानक से बिना बताए वो रिवॉर्ड दिया गया, यानी वो सर्टिफिकेट दिया गया। अब इन तीन तरह की कंडीशंस में यहाँ पर ये देखा गया कि जो कंडीशन ए में जो बच्चे थे उनको जब दोबारा, यानी कि एक दूसरे समय पे जब उनको बुलाया गया ड्राइंग टेस्ट के लिए दोबारा, तो उनके अंदर, और यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस के बच्चों को एक हफ्ते के बाद फिर से दोबारा, यानी 1 वीक लेटर उनको फिर से यहाँ पर एक ड्राइंग टेस्ट में भाग लेने को कहा गया। और ये देखा गया कि जिन बच्चों ने, जो पहले कंडीशन ए में थे, उन्होंने इस टेस्ट को पूर्ण किया और उन्होंने उसी उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसी तरह से कंडीशन सी में भी जो बच्चे थे उन्होंने उसी उत्साह के साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। परंतु जो बच्चे कंडीशन बी में थे उनके अंदर ड्राइंग टेस्ट के प्रति वो उत्साह नहीं देखा गया, और कई बच्चों ने उस टेस्ट को पूरा भी नहीं किया। तो इससे यहाँ पर यह प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनके अंदर, जब उनको उसी एक्टिविटी के लिए, जो ड्राइंग की एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जब जो कि उनके लिए खुद में इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग है, यानी उन्हें ड्राइंग करना पसंद है, उसके बावजूद जब रिवॉर्ड को उससे जोड़ दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में अब उन बच्चों को ड्राइंग करना उस तरीके से पसंद नहीं आ रहा था, यानी उनको अब उससे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जुड़ा हुआ था वो कम हो गया, और ऐसी परिस्थिति में भविष्य में उस कार्य को करने के प्रति उनकी जो रुचि है वो कम हो गई। और इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेंसी, जो रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेंसी है, और साथ ही साथ जो उसकी वास्तविकता है, यानी वो पुरस्कार इस प्रकार का होना चाहिए कि उस पुरस्कार का एक फिजिकल स्वरूप होना चाहिए, हम उसको या तो टच कर सकें, या उसको हम फील कर सकें, या फिर हम उसे उसका स्वाद ले सकें, इस प्रकार का, यानी उसकी एक फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं जिनको हम वास्तविक पुरस्कार कहते हैं, और जो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड होते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नीचे ले जाते हैं और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हैं वो हमारे उन कार्यों के प्रति, जिन कार्यों को करने के लिए अदरवाइज हम उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, उनके प्रति हमारा इंटरेस्ट, यानी उसको करने के प्रति जो हमारी ऊर्जा है या जो हमारा मोटिवेशन है, वो उसको प्रमोट करते हैं, वो उसको बढ़ाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जिनको हम स्वतः नहीं करना चाहते, यानी उसके लिए हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होते, तो ऐसे कार्यों को हम
ऐसे कार्यों के प्रति हमें मोटिवेट करने के लिए एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर किसी बच्चे को ये कहा जाए कि आप अपने जो आपका बिस्तर है आप उसे खुद साफ करें, आप जो कपड़े हैं उनको खुद से फोल्ड करें, या फिर जो आप बैग है, आपकी स्कूल की किताबें हैं, उनको आप सही तरीके से अलमारी में लगा करके सही तरीके से रखें। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं यूजुअली इनके लिए बच्चों के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं पाया जाता। लेकिन यदि इस प्रकार के व्यवहार को एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के साथ जोड़ दिया जाए तो उनके अंदर एक इस तरह के कार्यों को करने के लिए एक मोटिवेशन उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से प्रयास करेंगे ये समझने का कि जो कंडीशन है वो किस तरह से प्रभावित करती है हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को। कोई भी जो इवेंट है उसके साथ दो महत्वपूर्ण बातें जुड़ी होंगी। अगर वो इवेंट हमारे लिए ये मीनिंग रखता है कि वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी परिस्थिति होगी कि जहाँ पर वो इवेंट उसका हमारे लिए जो मायने होगा वो हमारे लिए सिर्फ हमारी कॉम्पिटेंसी को इन्फॉर्म करेगा। ये दो तरह की परिस्थितियां हैं जिसमें एक परिस्थिति में जो इवेंट है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता हुआ प्रतीत हो सकता है, और एक परिस्थिति में जो इवेंट है वो हमारे लिए केवल हमारी क्षमता के बारे में हमें सूचित कर रहा हो या हमें उसके बारे में एक आइडिया दे रहा हो, ऐसा हो सकता है। यानी इसको उदाहरण के लिए हम किसी प्रकार का जब हमें प्रशंसा मिलती है या जब लोग हमारे बारे में ये कहते हैं कि आपने ये कार्य बहुत अच्छे से किया और हमें लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति को हम इस उदाहरण को समझने के लिए रख सकते हैं। और इन दोनों ही परिस्थितियों में दो तरह के इसके रिजल्ट्स होंगे। या तो हम ये मानेंगे कि पहली परिस्थिति हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए है, और या हम ये मानेंगे कि वो परिस्थिति हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी हमारे दो रिस्पॉन्स होंगे, यानी हमारे दो प्रकार के मूल्यांकन होंगे, जिसमें एक में हमारा मानना होगा कि ये परिस्थिति हमारे जो कॉम्पिटेंस है, जो हमारी योग्यता है, जो काबिलियत है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म कर रही है, या तो वो कर रही होगी या वो नहीं कर रही होगी। तो इन चार तरह की परिस्थितियों में हमारा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो सिर्फ इन परिस्थितियों में, यानी जो ये अगर इसको हम नंबरिंग कर दें ताकि हमारे लिए ये समझना आसान हो सके, तो केवल कंडीशन नंबर 3 में हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ेगा। यानी कंडीशन नंबर 3 जो है, जब हमें हमारी कॉम्पिटेंस के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है, जब हमें ऐसा लगेगा तो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ेगा। जबकि जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कंडीशन नंबर 1, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन घटेगा, और साथ ही साथ हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कंडीशन नंबर 1 में बढ़ेगा, और कंडीशन नंबर 2 में हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, यानी वो उसी स्तर पे रहेगा, और हमारा जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो भी उसी स्तर पर रहेगा। और जो चौथी कंडीशन है वहाँ पर हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन घटेगा और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार के मॉडल से हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो आज के अपने इस सत्र में हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो अभिप्रेरण की प्रक्रिया है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है,
उसको एनर्जाइज करती है, उसको मेंटेन करती है और उसको डायरेक्ट करती है, यानी उसको एक दिशा प्रदान करती है। तो आशा करते हैं कि आज के इस सत्र से आपको मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हुई होगी। और आज के अपने इस सत्र के समाप्ति पे मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।